हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। और वीडियो को लाइक भी किया करें और ये कोशिश किया करें कि आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि क्या होगा, आपको आंसर जल्दी याद हो जाएगा। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और भी चीज़ों का। ठीक है, तो बिना देर किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। कह रहा है समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में या परेशानी के रूप में। देखिए सीटेट में एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप लॉजिक लगाकर आंसर को ला सकते हैं, भले ही आपको आंसर नहीं आता है। देखो इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अगर आप समस्या देख रहे हैं, बाधा देख रहे हैं और परेशानी देख रहे हैं, क्या आपको ये तीनों वर्ड एक ही नहीं लग रहे हैं? जो समस्या है वही तो बाधा है और वही परेशानी है, तो ये समानता का नियम बन गया, है ना, समानता का नियम। अगर आपने A लगाएंगे तो भैया C भी लगाना पड़ेगा और D भी लगाना पड़ेगा। अब तीन निशान तो लगाओगे नहीं आप, है ना, तो यानी कि जब तीन टिक नहीं करोगे तो उत्तर क्या हो गया आपका? B संसाधन है। एक तो ये हो गया लॉजिक। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तर्क क्या है सर? तर्क भी तो जानना होगा ना आप लोगों को, तो तर्क बताते हैं अब इसका तर्क क्या है। कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं कैसी हैं? बहुभाषी हैं। तो बहुभाषी का मतलब क्या होता है? बहुभाषी का मतलब होता है संसाधन, यानी कि संसाधन कैसा है? जैसे एक कक्षा में काफ़ी भाषाएं बोलने वाले बच्चे आते हैं, जैसे कि कोई तमिल में आता है, ठीक है, कोई गुजराती में बोलता है, ठीक है, कोई उर्दू बोलता है, ठीक है ना, कोई इंग्लिश बोलता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जो तमिल बोलता है, ठीक है, तो उस तमिल बोलने वाले की भाषा गुजराती भी सीखेगा, उर्दू वाला भी सीखेगा और इंग्लिश वाला भी सीखेगा। अगर कोई गुजराती बोलता है तो गुजराती की तमिल वाला भी सीखेगा, उर्दू वाला भी सीखेगा और इंग्लिश वाला भी सीखेगा। अगर कोई बच्चा उर्दू में कुछ बोलता है तो वो उर्दू गुजराती वाला भी सीख लेगा, तमिल वाला भी सीख लेगा और इंग्लिश वाला भी सीख लेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बहुभाषी कक्षा होती है वो क्या होती है? सीखने के अवसर पैदा करती है। क्या पैदा करती है? सीखने के अवसर पैदा करती है। हो रहा है नहीं हो रहा है अवसर पैदा? तो एक ही कक्षा में क्या होता है कि बच्चों को सीखने के अवसर मिलते हैं एक दूसरे से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पूरा लेंगे तो छोटा हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि फ़ॉन्ट छोटा आ रहा है। अगर क्वालिटी आप ठीक चलाएंगे, 360p पे चलाएंगे तो आपको फ़ॉन्ट बिल्कुल ठीक दिखेगा। ठीक है बेटा। अभी कुछ कमेंट आए थे मेरे पास कि सर फ़ॉन्ट बहुत छोटा हो रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से फ़ॉन्ट बिल्कुल ठीक है बेटा। आप लोग क्वालिटी को बढ़ा के देखा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ क्या होती हैं, ये बताना है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ, हमें बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जानना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा कहती क्या है? जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, 80% क्वेश्चन जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है कि बच्चों को वरीयता देना है। किसे वरीयता देना है? बच्चों को वरीयता देना है। ठीक है, जब बच्चों को वरीयता देना है तो डांट, कक्षा के बाहर निकाल देना, बेत मारना, क्लास के कोने में खड़े कर देना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। ये सब निगेटिव वर्ड हैं और आप ऑप्शन इस तरीके से तुरंत काट दें। ठीक है, अब बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं, बच्चे की गलतियाँ, त्रुटियाँ, ये सब क्या होती हैं? अधिगम का क्या होती हैं? ये हिस्सा होती हैं। क्या होती हैं? अधिगम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसे तरीके से लगाना है कि
बच्चे के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना है। वो सारे के सारे ऑप्शन जो होंगे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उस ऑप्शन को आप बिल्कुल काट दें। बच्चों को बुरा नहीं कहना है बिल्कुल भी, बाल केंद्रित शिक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जहाँ भी आपने अपना रहमपना दिखाया ये सोचकर कि यार ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा लगाना है आप लोगों को और बच्चे को वरीयता देना है। सब गलत हैं ऐसा समझिए आप कि बच्चा ठीक है, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। मैंने एक बात बोल दी 100 में से आप लोगों को। अब इस तरीके से ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप, आपको आसानी हो गई है और उत्तर मिल गया होगा आप लोगों को। पहला कह रहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थी असफलता का सूचक हैं। कह रहे हैं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। कह रहा है बच्चों को कमज़ोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। देखो मैंने कहा ना बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना है। कह रहा है कि बच्चों को कमज़ोर उत्कृष्ट चिन्हित करना, गलत हो गया। कठोरता नहीं दिखानी है, अभी मैंने बताया था। कह रहा है शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता का कारण है, ऐसा तो नहीं होगा भैया। मैंने बताया ना गलतियां जो होती हैं अधिगम का हिस्सा होती हैं बच्चों की। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। किस तरीके से देखिए, कह रहे हैं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, ये बताना है आपको। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी आ गया क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को आसानी हो गई। ये कह रहे हैं बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। कह रहे हैं बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताना है आपको। देखो नीचे से देखते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। यहाँ पे भी आपको बाल केंद्रित लगाना है। क्या लगाना है, बाल केंद्रित लगाना है शिक्षा। अगर बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए। अब पूर्ण स्वतंत्रता का यहाँ पे मतलब क्या है, अब बच्चे का मन नहीं हो रहा, बच्चे ने कहा सर भाई आज छुट्टी कर दो, स्कूल बंद करो, हम जा रहे हैं घर पर या हम जा रहे हैं खेलने, है ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये भी नहीं। कह रहा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या देना, महत्व देना। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, मतलब जो सर बताएं उसे रट्टा मार लेना और उसी का अनुकरण करना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो बच्चों की अभिव्यक्ति को क्या करना है, वरीयता देना है। क्या करना है, वरीयता देना। जैसे अभी मैंने बताया था बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चों के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। जिसकी जैसी बुद्धि लब्धि होती है वैसे उसको उसी के लेवल के हिसाब से पढ़ाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की मदद कर सकता है। मतलब कह रहा है कोई बच्चा है जो या सवाल के दौरान क्या हो गया है, जटिल परिस्थिति में क्या हो गया है, हाँ, तो एक बच्चा जो है सवाल करते टाइम क्या हो गया, फंस गया है सवाल करते करते। तो एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे ये बताना है। कह रहा है कोई भी सहायता नहीं करेंगे और उस पर एक भाषण देंगे। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लेकर या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। देखो जब आप एक टीचर हैं तो टीचर होने के नाते आपको सहायता करनी चाहिए और ऑप्शन में लिखा है कोई भी सहायता नहीं करना चाहिए, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। मैंने कहा था कि भाषण है ना, परिभाषा है ना, व्याख्या, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, निगेटिव हैं। तो जहाँ पे भी ये देखें ऑप्शन काट दो, ये भी नहीं होगा। कह रहा है कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये ऑप्शन ठीक है, पॉजिटिव है। और नीचे वाला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। मैंने बताया था कि प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। गला काट प्रतियोगिता नहीं चलेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बच्चों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को पुनः उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चों से हम ये अपेक्षा करें कि जो ज्ञान हमने उन्हें दिया है या उन्होंने कहीं से प्राप्त किया है तो वो हमें जैसा उन्होंने प्राप्त किया वैसे ही क्या करें,
प्रस्तुत कर दें। तो कह रहे ये क्या है, कह रहे एक प्रभावी आकलन है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। अच्छा है कि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को, अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो आप तर्क के माध्यम से दे सकते हैं। ये जैसा कि आपको पता होगा कि हम कोई भी चीज़ वैसे याद नहीं कर सकते हैं, याद करने के बाद दोबारा उसे प्रस्तुत वैसे नहीं कर सकते जिस तरीके से हमने याद करा था। ठीक है, अपने अनुभव भी क्या होते हैं उसमें टालना पड़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक प्रभावी आकलन है। यहाँ से देखो ये भी गलत हो गया, कह रहा है अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं, अच्छा है ये भी नहीं है। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई। आंसर क्या निकल के आ गया मेरा, बी। कह रहा है कि एक समस्यात्मक है, बिल्कुल समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है, ना कि रट्टा मारने की, रट्टा मारकर वही सुनाने की। जो उसके अनुभव होते हैं उसकी व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु ये एक नमूने का अनुसरण करती है। तो ये बताना है आपको। कह रहा है अप्रत्याशित है, अव्यवस्थित है, एड़ी से चोटी है, या क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है। देखो, ना ही अप्रत्याशित है ना ही अव्यवस्थित है, और एड़ी से चोटी, आधे बच्चे एड़ी से चोटी पे गए होंगे तो ये भी गलत है। मैंने अभी पीछे वाली प्रैक्टिस में बताया था कि जो विकास होता है चोटी से एड़ी की तरफ होता है। कैसा होता है, चोटी से एड़ी की ओर, यानी कि सिफेलोकॉर्डल बताया था ना, सिर से पैर की ओर। तो ये भी गलत हो गया। तो विकास कैसा होता है, विकास जो होता है क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। क्रमबद्ध कैसे होता है, क्रमबद्ध ऐसे होता है, इसका एक सिद्धांत होता है विकास का, क्रमबद्ध का सिद्धांत। विकास क्रम से होता है, यानी कि पहले शैशवावस्था आती है ना, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है ना। या ऐसे कह सकते हैं किशोर क्रमबद्ध का मतलब यह, यानी कि पहले सिर का निर्माण होता है फिर बाकी चीज़ों का निर्माण होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है। कह रहा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। कह रहे विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है, और विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो कह रहे विकास के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा उचित है। ठीक है, तो नीचे से हम चलते हैं। कह रहे विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और जन्म में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन ये उत्तर गलत है। कैसे, आपने पढ़ा होगा निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या होता है, निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये वाला उत्तर आपका गलत हो गया। कह रहा है विकास पृथक होता है, मतलब अलग होता है। अब ये भी उत्तर कैसे गलत होगा, देखो अभी बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा अंतःसंबंध का सिद्धांत। अंतःसंबंध मतलब, अंतःसंबंध का मतलब होता है विकास के जो पहलू होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे अरस्तु का एक सिद्धांत है, स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि अगर हम शारीरिक रूप से ठीक हैं तो मानसिक रूप से भी ठीक होंगे। और अगर हमारे क्या होता है, सर में दर्द होने लगा तो हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, किसी काम को कर सकती है ना, ना ही पढ़ सकते हैं हम। सिर में अगर हल्का सा दर्द हो गया, यानी कि अगर हम मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं तो हम पूरे शारीरिक रूप से भी ठीक नहीं होते हैं। तो एक चीज़ क्या होती है दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। तो अंतःसंबंध का सिद्धांत हो गया ये विकास का, अंतःसंबंध का सिद्धांत, इसलिए ये भी गलत हो गया। कह रहा है विकास एकल आयामी होता है। विकास एकल आयामी नहीं होता, विकास कई तरह का होता है। जैसे कौन कौन से तरीके का, देखो जैसे सामाजिक विकास का सिद्धांत है ना, संवेगात्मक सिद्धांत विकास का सिद्धांत है ना, शारीरिक विकास का सिद्धांत। तो ये कह रहा है विकास एकल आयामी होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो गया आपका, तो उत्तर हो गया आपका ए। क्या हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन नीचे चला गया इसका, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
दिखता होगा आप लोगों को। अगर ना दिखे इस बार भी, फ़ॉन्ट छोटा नज़र आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता होती है, क्यों होती है। कह रहा है जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, कह रहा है वंशानुक्रम वातावरण के बीच अनून क्रिया के कारण होती है, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती है, या वातावरण के प्रभाव के कारण होती है। मैंने पहले भी बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपका। मैंने जड़ और शाखा का नियम और बीज और वर्षा का नियम बताया था, वंशानुक्रम वातावरण का नियम बताया था कनेक्ट करके। मैंने बताया था कि तब क्या हो कि एक किसान बीज बोए अच्छी क्वालिटी का, लेकिन क्या हो उस साल वर्षा ही ना हो अच्छी। बीज को क्या मानते हैं, वंशानुक्रम मान लिया, और वर्षा को मान लो वातावरण, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का यानी A1 क्वालिटी का मैंने क्या करा, बीज बो दिया, लेकिन उस साल वर्षा ही नहीं हुई, तो क्या फसल कैसी निकलेगी मेरी, नहीं निकलेगी ना। तो यानी कि इन दोनों का होना ज़रूरी है, अनोन क्रिया यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का होना ज़रूरी है। केवल जन्मजात के माध्यम से नहीं होगा, केवल वातावरण के माध्यम से नहीं होगा, और ना ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होगा। वातावरण और वंशानुक्रम की अन्योन्य क्रिया के कारण ही होगा। तो आप लोगों को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें, चाहे कैसी भी लैंग्वेज हो, आपको चयन केवल उसी उत्तर का करना है जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण का क्या हो, योग हो, यानी कि अन्योन्य क्रिया हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आना ही आना है 100% वंशानुक्रम और वातावरण से, और एक क्वेश्चन आना है लिंग से। उसके क्वेश्चन भी जल्दी ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है। तो कह रहा है बच्चे के विकास समाजीकरण में यानी सोशलाइजेशन में विकास की कैसी परिवार की क्या भूमिका होती है। कह रहे रोमांचक होती है, मुख्य होती है, गौड़ होती है, या कम महत्वपूर्ण होती है। अगर आप लॉजिक लगाओ तब भी आंसर दे दोगे, बाकी मैं तर्क बता ही दूंगा। देखो कम महत्वपूर्ण, गौड़ ये भी नहीं होगी, अब रोमांचक भी नहीं होती है भैया, मुख्य होती है। सिंपल सी बात है, मुख्य ही होगी। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये देख लेते हैं। तो परिवार जो होता है समाजीकरण की कैसी अवस्था होती है, सबसे पहला नोट कर लीजिए आप लोग। देखो प्राथमिक होता है परिवार, ये तो पढ़ा ही होगा, प्राथमिक या पहला। कैसी अवस्था होती है, पहली। या मुख्य होगा ऑप्शन में, या मुख्य होगा, या तीसरा या तो सक्रिय होगा, ठीक है, या महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक और बताता हूँ, यह क्या होगा, पहला औपचारिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि डी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, डी वाला छोड़ देते हैं, इनमें से कोई है, ठीक है। 3 ले लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन आप लोगों को आराम से दिखने लगे, ठीक है। फ़ॉन्ट की दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है रेशमा कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वे किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पियाजे से लिया गया है। किससे लिया गया है, जीन पियाजे से लिया गया है, ठीक है। रेशमा कहती है धूप में कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो वो जो रेशमा है किस समझ को प्रदर्शित कर रही है, कह रहे अहम केंद्रित को प्रदर्शित कर रही है, कार्य कारण को, यहाँ पे कारण होगा बच्चा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, कार्य कारण। यहाँ पे है प्रतीकात्मक विचार को प्रदर्शित कर रही है। देखो अहम, ये सारे के सारे वर्ड गाए गए हैं जीन पियाजे साहब के हैं। अहम केंद्रिकता का मतलब क्या होता है, अहम केंद्रिकता मतलब होता है केवल अपने बारे में सोचना। इसका मतलब क्या होता है, केवल अपने बारे में सोचना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें आप, कोई बच्चा होता है, ठीक है, आइसक्रीम खा रहा है और उससे बोलो कि ये आइसक्रीम अपने छोटे भाई को दे दो, तो वो नहीं देगा। वो क्या चाहेगा कि सब मैं अकेले खा लूँ, है ना। तो बच्चा क्या होता है, बहुत कैसा होता है, केवल अपने बारे में सोचता है। तो अहम केंद्रित चिंतन तो होगा नहीं। प्रतीकात्मक विचार क्या होते हैं,
प्रतीकात्मक का मतलब होता है चिन्ह के माध्यम से चिंतन करना। अच्छा, कार्यकरण क्या होता है? कार्यकरण होता है, और ये जो कार्यकरण होता है ये प्याजे की कौन सी अवस्था में आता है? ये प्याजे की तीसरी अवस्था में आता है, यानी कि कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है जी। तो कार्यकरण का मतलब ये होता है, मतलब धूप में कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख रहे हैं, है ना, तो कार्य हो रहा है। और कारण क्या है, किस कारण के कारण? धूप के कारण हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन ये बच्चे के मन में क्वेश्चन बनता है कि कपड़े क्यों जल्दी सूख रहे हैं। तो पियाजे ने अपनी तीसरी अवस्था में इसको शामिल किया है, और उत्तर क्या है? कार्यकरण, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, और जिससे कि क्या होगा, आपको और भी मटेरियल मिलेगा और नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती